Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum and welcome to the online NMDCAT session of Stars Academy Johor Town. Today we are going to discuss about the reactions of benzene. So let's get started. Benzene. Benzene एक ऐसा मालिक्यूल है जिसके पास एक हेक्सागोनल फ्रेमवर्क है. बेंजीन के पास एक हेक्सागोनल प्लेनर स्ट्रक्चर है, जैसा कि हमने लास्ट टाइम बात की थी. बेंजीन के इस हेक्सागोनल प्लेनर फ्रेमवर्क में डीलोकलाइज्ड पाई इलेक्ट्रॉन्स पाए जाते हैं. ये पाई इलेक्ट्रॉन्स किसी भी अटैकिंग इलेक्ट्रोफाइल को इजीली अवेलेबल नहीं होते. इसी वजह से दिस हाईली स्टेबल delocalized pi electronic cloud tends to react with powerful electrophiles. अगर कोई वीक इलेक्ट्रोफाइल आएगा तो बेंजीन will not react with weak electrophiles. कमजोर इलेक्ट्रोफाइल अगर आएंगे तो बेंजीन उनसे रिएक्ट नहीं करेगा. बेंजीन टेंड्स टू रिएक्ट विद पावरफुल इलेक्ट्रोफाइल्स. ये बात हम फाइनल कर चुके हैं कि बेंजीन गिव्स इलेक्ट्रोफिलिक substitution reactions. Benzene gives electrophilic substitution reactions. आपको टेक्स्ट बुक के अंदर जहां इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस ऑफ बेंजीन का जनरल मैकेनिज्म देखने को मिलेगा, वहां पर लिखा होगा कि हाईली स्टेबल डीलोकलाइज्ड पाई इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड ऑफ बेंजीन इज नॉट रेडिली अवेलेबल फॉर अटैक बाय एन अटैकिंग न्यूक्लियोफाइल. अच्छा, वहां पर वर्ड ना न्यूक्लियोफाइल लिखा हुआ है, वो गलत है, वो मिसप्रिंटिंग है. वर्ड होना चाहिए इलेक्ट्रोफाइल. बेंजीन के इलेक्ट्रॉन्स को कोई इलेक्ट्रोफाइल अगर वो वीक इलेक्ट्रोफाइल है तो वो अप्रोच नहीं कर सकता, बल्कि अगर कोई पावरफुल इलेक्ट्रोफाइल आएगा तभी वो बेंजीन के साथ रिएक्शन कर सकता है. ये बात एक हो गई, अहम है. इंफॉर्मेशन आपको एमसीक्यू की शक्ल में पूछी जा सकती है. अब आगे की तरफ चलते हुए मैं आपसे शेयर कर लूं कि हमारा सिलेबस हमें गाइड कर रहा है कि हमें बेंजीन की सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस उनके बारे में बात करनी है, एडिशन रिएक्शंस के बारे में बात करनी है और ओरिएंटेशन इन बेंजीन के बारे में बात करनी है. तो इसी मुनासबत से हम अपने सिलेबस के मद्देनज़र रखते हुए सिलेबस को हम अपने टॉपिक को भी इन्हीं बुनियादों पर डिवाइड कर लेते हैं. तो पहले हम सब्स्टिट्यूशन ऑफ बेंजीन इस पर बात कर लेंगे, फिर एडिशन रिएक्शंस ऑफ बेंजीन इस पर बात कर लेंगे, फिर मिथाइल बेंजीन की सब्स्टिट्यूशन या एडिशन उस पर बात कर लेंगे और आखिर में ओरिएंटेशन इन बेंजीन को मद्देनजर रखते हुए हम मुख्तलिफ किस्म के कॉन्सेप्ट्स को देखेंगे. तो पहले हम बात कर रहे हैं सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस ऑफ बेंजीन की. और कौन से सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस? इलेक्ट्रोफिलिक substitution reactions of benzene. इस टॉपिक को लिखने के लिए मैं जो तरीका लगा रहा हूं वो ये है कि सबसे पहले हम टाइप ऑफ रिएक्शन की बात कर लेंगे, कौन सा टाइप रिएक्शन हो रहा है.
फिर हम देख लेंगे कि उस रिएक्शन में कौन सा रिएक्टेंट इस्तेमाल हो रहा है, रिएक्टेंट के बाद कौन सी कंडीशन के तहत रिएक्शन हो रहा है और इस रिएक्शन से कौन सा प्रोडक्ट हासिल होगा। एंड वेरी इंपॉर्टेंट, सबसे अहम बात कि इस रिएक्शन के अंदर जो इलेक्ट्रोफाइल है वो कौन होगा, कौन सा इलेक्ट्रोफाइल रिएक्शन करवा रहा है। स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला रिएक्शन जो हम देख रहे हैं इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस ऑफ बेंजीन में, वो है हैलोजीनेशन। हैलोजीनेशन 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 के अंदर बेंजीन में क्लोरीन या हैलोजन, जनरली कोई भी हैलोजन जो है वो सब्स्टिट्यूट करवाया जा सकता है। हैलोजन को सब्स्टिट्यूट करवाने के लिए आप इस्तेमाल करते हैं FeCl3 फेरिक क्लोराइड, जो रिएक्शन में एज ए कैटालिस्ट काम करता है। FeCl3 की मौजूदगी में बेंजीन तब्दील हो जाती है, बेंजीन तब्दील हो जाती है हेलो बेंजीन के अंदर, यानी कि हैलोजन आकर अटैच हो जाता है। इस रिएक्शन में इलेक्ट्रोफाइल का काम कर रहा है X पॉजिटिव, यानी कि Cl पॉजिटिव या Br पॉजिटिव, वो यहां पर इलेक्ट्रोफाइल का काम करते हैं। हैलोजिनेशन की तरह ही एक और रिएक्शन भी है, उसको कहा जाता है नाइट्रेशन ऑफ बेंजीन। नाइट्रेशन ऑफ बेंजीन के अंदर बेंजीन को रिएक्ट करवाया जाता है नाइट्रिक एसिड से। नाइट्रिक एसिड से जो रिएक्शन हो रहा है उसमें सल्फ्यूरिक एसिड इस्तेमाल होता है एज ए कैटालिस्ट। तो कैटालिस्ट है सल्फ्यूरिक एसिड। यहां पर टेम्परेचर 50 to 55 डिग्री सेंटीग्रेड यूज होगा। नाइट्रेशन ऑफ बेंजीन के नतीजे में नाइट्रोबेंजीन प्रोडक्ट बनेगा। नाइट्रोबेंजीन प्रोडक्ट होगा नाइट्रोबेंजीन, और इलेक्ट्रोफाइल है NO2 पॉजिटिव, एन नाइट्रोनियम आयन आप उसे कहते हैं। याद रहे कि आपको इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस के अंदर जो इंफॉर्मेशन आ सकती है वो इन सब को मिलाकर ही कोई ना कोई इंफॉर्मेशन होगी। फॉर एग्जांपल हैलोजिनेशन ऑफ एल्कीन्स में कौन सा कैटालिस्ट इस्तेमाल होता है। हैलोजिनेशन ऑफ बेंजीन में इलेक्ट्रोफाइल कौन है। नाइट्रेशन ऑफ बेंजीन में इलेक्ट्रोफाइल कौन है। चार ऑप्शन बना दें और NO2 पॉजिटिव सही हो जाएगा। कैटालिस्ट कौन है जब आप नाइट्रेशन ऑफ बेंजीन करते हैं। तो ये सब क्वेश्चंस हैं जो कि प्रोबेबली यहाँ पर पूछे जा सकते हैं, और उन्हीं को हम डिटेल में पहले डिस्कस कर रहे हैं, एग्जाम्पलीफाई कर रहे हैं। फिर हम आगे चलकर कुछ और जो हमारा सेकंड लेक्चर डिलीवरी मेथड के अलावा दूसरा तरीका है जिसमें हम MCQ बेस्ड लर्निंग करते हैं, उसकी तरफ भी इंशाल्लाह अभी हम चलेंगे। तो तीसरा इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, उसे कहा जाता है सल्फोनेशन। सल्फोनेशन के अंदर आप बेंजीन को रिएक्ट करवाते हैं सल्फर ट्राईऑक्साइड के साथ या फिर सल्फ्यूरिक एसिड के साथ। यहां पर अगर आप इस्तेमाल करते हैं सल्फ्यूरिक एसिड तो फिर आप 80 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर इस्तेमाल करेंगे, लेकिन अगर आप SO3 इस्तेमाल करते हैं तो फिर आप 25 डिग्री सेंटीग्रेड इस्तेमाल करेंगे।
इसको मैं यहाँ पर हाईलाइट कर देता हूँ कि अगर ओनली सल्फ्यूरिक एसिड यूज होगा तो 80 डिग्री सेंटीग्रेड, एंड इफ ए मिक्सचर ऑफ सल्फर ट्राईऑक्साइड एंड सल्फ्यूरिक एसिड इज यूज्ड तो फिर ये रिएक्शन रूम टेम्परेचर पर भी हो सकता है। दोनों ही हालतों में जो प्रोडक्ट बन रहा है उसका नाम है बेंजीन सल्फोनिक एसिड। बेंजीन सल्फोनिक एसिड यहां एक्टिव सल्फोनेटिंग एजेंट है SO3 which is a neutral molecule। SO3 is a neutral molecule और वो यहां पर एज एन इलेक्ट्रोफाइल काम कर रहा है। सल्फोनेशन के बाद फिर आती है फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन। फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन के अंदर आप बेंजीन को रिएक्ट करवाते हैं एल्काइल हैलाइड से। एल्काइल हैलाइड मीथाइल क्लोराइड फॉर एग्जांपल। कंडीशंस आप यहां एल्यूमिनियम क्लोराइड को इस्तेमाल करते हैं अगेन एज ए कैटालिस्ट। एल्यूमिनियम क्लोराइड जो यहाँ कैटालिस्ट का काम कर रहा है बेसिकली इट इज एन इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीशी और इस इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीशी को ल्यूइस एसिड कहेंगे आप। याद रहे कि फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन और एसाइलेशन ये कैटालिस्ट के तौर पर ल्यूइस एसिड को इस्तेमाल करते हैं। यहां से प्रोडक्ट बन रहा है एल्काइल बेंजीन फॉर एग्जांपल मिथाइल बेंजीन या इथाइल बेंजीन। यहां एक्टिव इलेक्ट्रोफाइल या एल्काइलेटिंग एजेंट है एल्काइल ग्रुप R पॉजिटिव। फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन की तर्ज पर ही एग्जैक्टली ऑन द सेम ग्राउंड्स फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन भी हो सकती है। एसाइलेशन इज द इंट्रोडक्शन ऑफ एसाइल ग्रुप। ये एसाइल ग्रुप आ गया और एसाइल ग्रुप को इंट्रोड्यूस करवाने के लिए एसाइल हैलाइड इस्तेमाल किया जाएगा। यहां भी एल्यूमिनियम क्लोराइड ही कैटालिस्ट का काम करेगा विच इज ल्यूइस एसिड। यहां पर प्रोडक्ट बन रहा है हेयर द प्रोडक्ट इज C+O+R एसाइल बेंजीन आप इसे कह सकते हैं इन ए सेंस। यहां पर जो इलेक्ट्रोफाइल इस्तेमाल हो रहा है इट इज RCO पॉजिटिव। तो ये चीज यहां पर एज एन इलेक्ट्रोफाइल इस्तेमाल होगी। मैं ये बता रहा हूं आपको कि बहुत सारे क्वेश्चंस इस वक्त आपके सामने जो एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस में हैं वो लिखे हुए हैं। आपको कोई भी इलेक्ट्रोफाइल पूछा जा सकता है, हेलोजिनेशन का, नाइट्रेशन का, सल्फोनेशन का, फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन का, फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन का। किसी की भी कंडीशन पूछी जा सकती है, किसी का भी कैटालिस्ट पूछा जा सकता है, किसी का भी रिएक्टेंट पूछा जा सकता है, किसी का भी प्रोडक्ट पूछा जा सकता है। तो देयर आर प्लेंटी ऑफ अपॉर्चुनिटीज फॉर द एग्जामिनर कि वो यहां से क्या इंफॉर्मेशन एक्सट्रैक्ट करता है टू पुट यू इनटू ट्रबल। तो अब हम यहां से कुछ सैंपल एमसीक्यूज डिस्कस करेंगे और सैंपल एमसीक्यूज राह प्रोवाइड करेंगे हमें सोचने के लिए, फूड फॉर थॉट का काम करेंगे कि यहां से हमें किस तरह की इंफॉर्मेशन एक्सपेक्ट करने की जरूरत है। स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। एक मैकेनिज्म आपके सामने लिख रहा हूं। इट इज द मैकेनिज्म ऑफ इलेक्ट्रोफिलिक
सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन ऑफ बेंजीन। ये हमारे पास एक बेंजीन का मॉलिक्यूल है। इस बेंजीन के मॉलिक्यूल में 1 2 3 ये डबल बॉन्ड मैंने शो कर दिए। इसे मिलाया जा रहा है एक इलेक्ट्रोफाइल से, और इलेक्ट्रोफाइल से रिएक्शन के दौरान यहां से डबल बॉन्ड अटैक करता है। मैकेनिज्म भी साथ साथ समझ आ जाए। और डबल बॉन्ड के अटैक करने से ये वाली स्पीशी बनती है। यहां पर पॉजिटिव आ जाता है। इस बात की वजह यह है कि असल में डबल बॉन्ड में 2 इलेक्ट्रॉन थे जो इस कार्बन और इस कार्बन के थे, लेकिन उन्हें इस्तेमाल कर लिया है इस कार्बन ने, जिसकी वजह से नीचे वाला कार्बन इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट हो गया है और उस पर पॉजिटिव आ गया है। ये हाइड्रोजन बाहर से नहीं आया, बल्कि हर कार्बन के पास एक एक हाइड्रोजन मौजूद होता है बेंजीन C6H6 के अंदर। अगले स्टेप में हाइड्रोजन अपने इलेक्ट्रॉन देकर यहां से चला जाता है और बेंजीन में सब्स्टिट्यूशन प्रोडक्ट बन जाता है। इस सब्स्टिट्यूशन प्रोडक्ट के हवाले से आपसे सवाल पूछ रहा हूं। सवाल में ये एटम है Y, ये एटम Y और ये एटम Y। इस एटम के हवाले से सवाल ये है कि व्हाट इज द चेंज इन हाइब्रिडाइजेशन of Y during the course of reaction। ये जो रिएक्शन हो रहा है इसके दौरान Y एटम, Y कार्बन एटम की हाइब्रिडाइजेशन में क्या तब्दीली आ रही है। ऑप्शंस हैं हमारे पास sp2 to sp3 to sp2, या फिर sp2 to sp2 to sp3, या फिर sp3 to sp2 to sp2, या फिर sp2 to sp2 to sp2। जी, क्या लग रहा है कि Y जो कि हमारे पास यहां पर नजर आ रहा है, इसकी हाइब्रिडाइजेशन में ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ रिएक्शन क्या तब्दीली आ रही है। तो जान रहे होंगे आप, समझ रहे होंगे आप कि असल में जो रिएक्शन हो रहा है, जो रिएक्शन हो रहा है वो इस एरिया में हो रहा है, इस एरिया में हो रहा है। ये वाले सारे कार्बन जो कि यहां पर 4 बचे हुए हैं, इनका रिएक्शन में कोई भी किरदार नहीं है। दे आर नॉट इन्वॉल्व इन दिस रिएक्शन। जब वो रिएक्शन में हिस्सा नहीं ले रहे तो जिस तरह वो पहले थे वैसे ही वो बाद में चलते रहेंगे, क्योंकि उन्होंने ना इलेक्ट्रॉन लूज किए हैं, ना गेन किए हैं, ना शेयर किए हैं, ना डिस्प्लेस किए हैं, ना रीअरेंज किए हैं। उनके इलेक्ट्रॉन जितने पहले थे उतने ही बाद में हैं। उनकी हाइब्रिडाइजेशन जो पहले थी वही बाद में रहेगी। तो यहां पर इस हिसाब से Y सारे कार्बन ऑफ बेंजीन की तरह स्टार्ट में sp2 हाइब्रिडाइज था और फिर उसने रिएक्शन में कोई भी तब्दीली नहीं की, कोई भी यहां पर अटैक नहीं हुआ, कोई भी यहां पे डिपार्चर ऑफ ग्रुप नहीं हुआ, तो एंड तक ये रहेगी sp2 ही। Y स्टार्ट में भी sp2 था, यहां पर भी sp2 है, यहां भी sp2 ही है। एक तो ये बात हो गई। इसी सवाल के हवाले से मजीद कुछ और बातें डिस्कस करने की जरूरत है और उस तरफ मैं चल रहा हूं। अब सवाल ये है कि, सवाल ये पूछा जा रहा है कि ये वाला एटम, ये वाला एटम, ये वाला, सही जी, इसको मैंने नाम दे दिया है A, इसको मैंने नाम दे दिया है A।
इसको मैंने नाम दे दिया है A। एंड द क्वेश्चन इज व्हाट इज द चेंज इन हाइब्रिडाइजेशन ऑफ A ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ रिएक्शन। रिएक्शन के अंदर जब रिएक्शन हो रहा है तो A की हाइब्रिडाइजेशन में क्या तब्दीली आ रही है। A की हाइब्रिडाइजेशन स्टार्ट में जैसा कि मैंने कहा बेंजीन के सारे कार्बन sp2 हाइब्रिडाइज्ड हैं, तो रिएक्शन जब तक शुरू नहीं हुआ A भी बाकी सब की तरह ही sp2 हाइब्रिडाइज्ड होगा। तो sp2 हाइब्रिडाइजेशन के बाद उस पर अटैक हुआ इलेक्ट्रोफाइल का और A पर पॉजिटिव चार्ज आ गया। कार्बन पर पॉजिटिव चार्ज अगर आ जाए, कार्बन पर पॉजिटिव चार्ज अगर आ जाए तो उसे कहते हैं कार्बो कैटाइन, उसे कहते हैं जी कार्बोकैटाइन। हम सीख चुके हैं अपने प्रीवियस लेक्चर्स में कि अगर कार्बन कार्बोकैटाइन हो या कार्बन कार्बन फ्री रेडिकल हो, कार्बोकैटाइन बन जाए कार्बन या फिर फ्री रेडिकल बन जाए, दोनों ही हालतों में जो हाइब्रिडाइजेशन है वो sp2 ही रहती है, वो चेंज नहीं होती। तो A स्टार्ट में sp2 था, कार्बोकैटाइन बनने पर भी sp2 ही था, और वापस जब बेंजीन बनी तो बेंजीन में तो है ही sp2। आप कहेंगे कि भाई ये जो A है इसकी हाइब्रिडाइजेशन पहले sp2 थी, फिर sp2 हो गई और फिर sp2 ही रही, यानी कि देयर इज नो चेंज इन हाइब्रिडाइजेशन ऑफ A एज वेल। A की हाइब्रिडाइजेशन में भी कोई तब्दीली नहीं आ रही। एक डबल बॉन्ड बना हुआ था इसलिए वो sp2 थी, एक डबल बॉन्ड बना हुआ है अभी भी sp2 है, यहां पर वो कार्बोकैटाइन है तो कार्बोकैटाइन में भी sp2 होती है, तो यही बात यहां पर भी सही हो गई। एक और सवाल यहां पे पूछ लेते हैं, क्योंकि हाइब्रिडाइजेशन एक कॉम्प्लिकेटेड कॉन्सेप्ट हो सकता है अगर पेपर में पहली बारी आपको हल करना पड़े। अब की बारी हम जो एलिमेंट जो एटम जो है उसे चूज कर रहे हैं फॉर आवर डिस्कशन, ये है सेंटर ऑफ अटैक, जहां पर असल में रिएक्शन हो रहा है। कौन सा कार्बन? ये वाला जी, इसे मैं नाम दे रहा हूं बी। इस वाले कार्बन को मैंने नाम दे दिया बी, इस वाले कार्बन को मैंने नाम दे दिया बी। एंड द क्वेश्चन स्टेटमेंट सेज व्हाट इज द चेंज इन हाइब्रिडाइजेशन ऑफ बी ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ रिएक्शन। इस रिएक्शन में जो एटम बी है जो कि इलेक्ट्रोफाइल के साथ सब्स्टिट्यूशन कर रहा है अपने हाइड्रोजन की, उसकी हाइब्रिडाइजेशन में क्या तब्दीली आ रही है। तो स्टार्ट करते हैं, देखते हैं कि स्टार्ट में तो बेंजीन ने अभी रिएक्शन शुरू नहीं किया, इसलिए बेंजीन का बी एटम भी बाकी सब एटम्स की तरीके से sp2 हाइब्रिडाइज्ड ही होगा। यहां से आगे चलें तो इस जगह पर, ये अब काम की बात है, इस जगह पर अगर मैं इसे मैग्नीफाई करके देखता हूं तो कार्बन के साथ एक तरफ कार्बन लगा हुआ है, दूसरी तरफ कार्बन लगा हुआ है, तीसरी तरफ हाइड्रोजन और चौथी तरफ इलेक्ट्रोफाइल लगा हुआ है। यानी कि कार्बन ने 4 सिंगल बॉन्ड बनाए हुए हैं। अगर कार्बन 4 सिंगल बॉन्ड बनाता है, कार्बन ने 4 सिंगल बॉन्ड बनाए हैं, कोई डबल बॉन्ड नहीं है, कोई ट्रिपल बॉन्ड नहीं है, तो अब कार्बन की हाइब्रिडाइजेशन sp3 होगी। यानी कि यहां पर कार्बन की हाइब्रिडाइजेशन, बी कार्बन की हाइब्रिडाइजेशन sp3 है।
फिर वो फर्दर रिएक्ट करता है तो अगेन बेंजीन बन गई है, हाइड्रोजन सब्स्टिट्यूट हो गया है, एक डबल बॉन्ड भी नजर आ रहा है, तो यहां पर बी वापस sp2 हो जाएगा। यानी कि स्टार्ट में जो बी था वो sp2 था, रिएक्शन इंटरमीडिएट के अंदर वो sp3 हो गया जैसा कि हमने समझा, और वापस आ गया जब प्रोडक्ट बना तो sp2 में। तो चेंज इन हाइब्रिडाइजेशन हुई sp2 टू sp3 टू sp2। ये तीन सवाल हाइब्रिडाइजेशन के हवाले से अहमियत के हामिल थे। अब हम आगे चलते हैं, एक और सवाल देखते हैं। सवाल ये पूछा जा रहा है कि बेंजीन gives substitution in preference to addition because alpha option addition releases energy, beta option addition needs nucleophile, Charlie option addition loses stability of benzene, delta option addition increases stability of बेंजीन। तो बेंजीन यहां पर उसके पास ऑप्शन था कि वो इलेक्ट्रोफाइल उसमें आकर ऐड हो सकता है। एक इलेक्ट्रोफाइल यहां ऐड हो जाता नेगेटिव चार्ज वाला, तो एक और नेगेटिव चार्ज वाली स्पीशी यहां पर आकर ऐड हो जाती। यहां पर पॉजिटिव ऐड हुआ है, यहां पे नेगेटिव ऐड हो जाता, तो मॉलिक्यूल पूरा ऐड हो सकता था। लेकिन उसने एडिशन नहीं की, उसने सब्स्टिट्यूशन की है। इसकी क्या वजह है? इसकी वजह है कैरेक्टरिस्टिक स्टेबिलिटी ऑफ बेंजीन। लिखता है मैकेनिज्म ऑफ इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन ऑफ बेंजीन में कि एडिशन प्रोडक्ट इज नॉट फेवर्ड बिकॉज while addition product is formed the characteristic stability of benzene is lost। बेंजीन की जो स्टेबिलिटी है वो इसके 3 अल्टरनेट डबल सिंगल बॉन्ड्स की वजह से है। अगर डबल सिंगल बॉन्ड में से एक भी डबल बॉन्ड टूट जाता है, एडिशन हो जाती है वहां पर, तो फिर बेंजीन बेंजीन नहीं रहेगी और बेंजीन की स्टेबिलिटी जो है वो लूज हो जाएगी। इसलिए बेंजीन एडिशन नहीं देता, बेंजीन प्रेफर करता है कि सब्स्टिट्यूशन प्रोडक्ट दे, एडिशन देना उसके लिए मुश्किल है। और इसी वजह से हम कहते हैं कि बेंजीन गिव्स एडिशन रिएक्शंस रिलक्टेंटली। आगे एक और सवाल भी देख लेते हैं इसी तर्ज पर। सवाल ये है कि बेंजीन प्लस एक्स एल्यूमिनियम क्लोराइड, the product is this one CH2CH3। इथाइल बेंजीन भी कहते हैं इस प्रोडक्ट को। आइडेंटिफाई एक्स। एक्स क्या है यहां पर? अल्फा ऑप्शन मिथाइल अल्कोहल, बीटा ऑप्शन इथाइल अल्कोहल, चार्ली ऑप्शन मिथाइल क्लोराइड।
डेल्टा ऑप्शन इथाइल क्लोराइड। तो X यहां पर क्या है, आप जानते हैं कि जो X है वो कोई एल्काइल हैलाइड होगा, और एल्काइल हैलाइड में से ये जो X है एल्काइल हैलाइड, जो इसमें एल्काइल ग्रुप होगा X हो सकता है फॉर एग्जांपल RX की फॉर्म में, एल्काइल हैलाइड की फॉर्म में। समझने के लिए इस X को मैं रिप्लेस कर देता हूं A से, क्योंकि X हैलोजन भी हो गया और X अगर मैं फर्ज कर लूंगा तो फिर मुश्किल हो जाएगी बात। तो फॉर एग्जांपल A हमें आइडेंटिफाई करना है, A है एल्काइल हैलाइड। अब यहां से जो एल्काइल ग्रुप है, अभी आपके सामने टेबल हमने बनाया मौजूद होगा आपके पास, तो जो एल्काइल ग्रुप यहां है वही यहां पर आ जाएगा। अगर यहां पर एक कार्बन वाला एल्काइल है वहां एक कार्बन वाला एल्काइल आ जाएगा, यहां दो कार्बन वाला एल्काइल है वहां दो कार्बन वाला एल्काइल आ जाएगा। मुझे प्रोडक्ट में दो कार्बन नजर आ रहे हैं, इसका मतलब है कि स्टार्टिंग मटेरियल में भी दो कार्बन वाला एल्काइल होना चाहिए। और अगर ये बात सही है तो एक कार्बन वाली अल्कोहल या एक कार्बन वाला एल्काइल हैलाइड यहां पर नहीं हो सकता, होंगे तो दो कार्बन वाले ही। तो क्या दो कार्बन वाली अल्कोहल हो सकती है? जी नहीं, क्योंकि मेरा रिएक्टेंट है एल्काइल हैलाइड। तो हैलाइड जब है तो फिर एक ही ऑप्शन है दो कार्बन वाले एल्काइल हैलाइड इथाइल क्लोराइड की, यकीनन वही होगा अल्लाह के फजल से यहां पर प्रोडक्ट बनाने के लिए। एक और क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन ये है कि बेंजीन प्लस बी, और यहां पर प्रोडक्ट बन रहा है इन द प्रेजेंस ऑफ कैटालिस्ट। कोई कैटालिस्ट आपने डाला और प्रोडक्ट बन गया। प्रोडक्ट बन रहा है C+O CH3। इस कंपाउंड का नाम है एसीटोफिनोन। एसीटोफिनोन। क्वेश्चन ये पूछा जा रहा है कि आइडेंटिफाई द रिएक्शन। ये किस रिएक्शन की बात हो रही है? अल्फा ऑप्शन फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन, बीटा ऑप्शन फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइल एडिशन, चार्ली ऑप्शन फ्रीडल क्राफ्ट एसाइल एडिशन, डेल्टा ऑप्शन फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन। तो अब यहां पर बेंजीन से एसीटोफिनोन बन रहा है, और बेंजीन से एसीटोफिनोन बनने के दौरान एसाइल ग्रुप इंट्रोड्यूस हो रहा है। ये एसाइल ग्रुप है, एल्काइल ग्रुप नहीं है। तो साफ जाहिर है कि एल्काइलेशन से रिलेटेड तो कोई बात यहां पर सही नहीं हो सकती। है तो ये एसाइलेशन ही, लेकिन क्या ये एसाइलेशन ही है या फिर ये एसाइल एडिशन है? तो हम जानते हैं कि जो यहां पर बेंजीन है वही बेंजीन यहां पर है, सिर्फ हुआ ये है कि इसका एक हाइड्रोजन सब्स्टिट्यूट हो गया है इस एसाइल ग्रुप से, और हाइड्रोजन की सब्स्टिट्यूशन एसाइल ग्रुप से इसे फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन कहा जाता है। इसे फ्रीडल क्राफ्ट एसाइल एडिशन नहीं कहेंगे। एडिशन जो होती है उसके अंदर डबल बॉन्ड भी टूटता है, यहां कोई डबल बॉन्ड नहीं टूटा, इसलिए आप कहेंगे कि ये फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन है, ना कि फ्रीडल क्राफ्ट एसाइल एडिशन। सही होगा जी बात।
चलें फिर अब आगे चलते हैं एडिशन रिएक्शंस ऑफ बेंजीन की तरफ। आगे चलते हुए बात चल रही है एडिशन रिएक्शंस ऑफ बेंजीन की। इसमें भी हम बिल्कुल पहले के तरीके से सब्स्टिट्यूशन की तरह एक टेबल बना लेंगे और बात करेंगे कि कौन कौन से रिएक्शंस हैं बेंजीन के एडिशन रिएक्शंस, उनमें कौन कौन से रिएक्टेंट ऐड होते हैं और क्या क्या प्रोडक्ट हासिल होता है। तो स्टार्ट करते हैं नेम ऑफ रिएक्शन से। पहला रिएक्शन जिसकी हमने बात करनी है वो है हाइड्रोजीनेशन ऑफ बेंजीन। इस रिएक्शन के अंदर रिएक्टेंट कौन सा इस्तेमाल हो रहा है? डेफिनेटली यहां पर हाइड्रोजन गैस इस्तेमाल होगी। क्या कंडीशन है हाइड्रोजन को ऐड करने की? अगर आप निकल इस्तेमाल करते हैं तो फिर आप 200 डिग्री सेंटीग्रेड एम्प्लॉय करेंगे, लेकिन अगर आप प्लैटिनम यूज कर रहे हैं तो प्लैटिनम इन द प्रेजेंस ऑफ एन एसिड इस्तेमाल किया जा सकता है। प्रोडक्ट क्या बनेगा यहां पर? तो यहां पर प्रोडक्ट बन रहा है साइक्लोहेक्सेन। डेफिनेटली यहां पर जो चेंज इन हाइब्रिडाइजेशन है इस पर्टिकुलर रिएक्शन में वो हम मेंशन करेंगे चेंज इन हाइब्रिडाइजेशन। तो यहां पर हाइब्रिडाइजेशन sp2 से sp3 में जा रही है क्योंकि एक सैचुरेटेड कंपाउंड हासिल हो रहा है। आगे चलें तो हाइड्रोजनेशन की तरह ही बेंजीन के अंदर हैलोजीनेशन भी करवाई जा सकती है। याद रहे कि बेंजीन हैलोजिनेशन में सब्स्टिट्यूशन भी देती है, यानी कि हैलोजन सब्स्टिट्यूट भी हो सकता है। उसकी कंडीशन मैंने बता दी कि वहां पर कैटालिस्ट होगा FeCl3 और बेंजीन हैलोजन को ऐड भी कर सकती है। हैलोजन को ऐड करने के लिए जो कंडीशन है हमारे पास वो है सनलाइट। तो ये फर्क आपने नोट कर लेना है कि बेंजीन हैलोजन से अलग अलग कंडीशंस में अलग अलग रिएक्शन करती है। तीसरी टाइप का रिएक्शन हम अभी अल्काइल बेंजीन के साथ देखेंगे, मिथाइल बेंजीन, जो कि अगेन सिलेबस का एक पार्ट है। यहां पर जो प्रोडक्ट बनता है वो बनता है 1 2 3 4 5 6 हेक्साक्लोरोसाइक्लोहेक्सेन। और यहां पर भी हाइब्रिडाइजेशन चेंज sp2 से sp3 ही होता है। इसी तरीके से ओजोनोलाइसिस भी एडिशन रिएक्शन के अंदर ही आता है, जिसमें रिएक्टेंट होता है ओजोन और कंडीशंस में जिंक और वाटर इस्तेमाल होते हैं। इस रिएक्शन में जो स्टार्टिंग प्रोडक्ट है C6H6O9 उसे नाम दिया जाता है ओजोनाइड का, और वो बाद में चेंज हो जाता है जिंक और वाटर से रिएक्शन करके ग्लाइऑक्सल में, जिसे CHO कहा जाता है, ग्लाइऑक्सल। यहां पर ओजोनाइड तक जो हाइब्रिडाइजेशन चेंज है ये मैं मेंशन कर देता हूं, बाद में तो मॉलिक्यूल टूट गया, ब्रेकडाउन हो गया है, लेकिन ओजोनाइड तक जो हाइब्रिडाइजेशन चेंज है वो sp2 से sp3 ही होता है, क्योंकि एडिशन हुई है तो बेंजीन में जो डबल बॉन्ड होते हैं ओजोन के ऐड होने से वो टूट जाते हैं, वो सिंगल बॉन्ड में तब्दील हो जाते हैं और हाइब्रिडाइजेशन sp3 हो जाती है। बाद में वो मॉलिक्यूल टूट जाता है, ग्लाइऑक्सल बन जाता है, तो फिर हालात जो हैं वो वापस sp2 पे आ जाते हैं।
गलाई ऑक्सल में हाइब्रिडाइजेशन sp2 है। सही जी, हमने सिर्फ ओजोनाइड तक बात की है, तो ओजोनाइड में ऐसे हो रहा है। एक और रिएक्शन भी देख लेते हैं और वो रिएक्शन है कैटालिटिक ऑक्सीडेशन। कैटालिटिक ऑक्सीडेशन की अगर बात की जाए तो कैटालिटिक ऑक्सीडेशन के अंदर बेंजीन को ऑक्सीजन गैस से मिलाया जाता है। ऑक्सीजन गैस से मिलाते हुए बेंजीन को ऑक्सीजन से मिलाते हैं वेनेडियम पेंटाऑक्साइड और 450 डिग्री सेंटीग्रेड पर पहले स्टेप में और बाद में दूसरे स्टेप में वाटर ऐड किया जाता है। पहले स्टेप में जो प्रोडक्ट बनता है उसका नाम है मैलेइक एनहाइड्राइड। मैलेइक एनहाइड्राइड, इस तरीके से आप उसे शो करते हैं। और अगले स्टेप में वो तब्दील हो जाता है मैलेइक एसिड के अंदर। मैलेइक एसिड के अंदर, तो इसका नाम है मैलेइक एनहाइड्राइड, इसका नाम है मैलेइक एसिड। स्पेलिंग देख लें, मैलेइक EIC है मैलेइक एनहाइड्राइड, और मैलेइक एसिड जो कि फ्यूमेरिक एसिड का सिस आइसोमर है। हम स्टार्ट वाले लेक्चर में इस पर बात कर चुके हैं। यहां पर हाइब्रिडाइजेशन देखें तो बेंजीन की हाइब्रिडाइजेशन sp2 है, इन मॉलिक्यूल्स की हाइब्रिडाइजेशन भी sp2 ही होती है। तो ये हो गई sp2 हाइब्रिडाइजेशन। यहाँ पर सबके अंदर जो है वो हाइब्रिडाइजेशन के हालात हमने आपसे डिस्कस कर लिए। ये सारा चार्ट बनाकर अब हम आगे चलते हैं और एल्काइल बेंजीन्स के रिएक्शन देखते हैं, जो कि कुछ कुछ एडिशन वाले भी हैं और सब्स्टिट्यूशन वाले भी हैं। जितने हमारी बुक में लिखे हुए हैं उन सब को हम यहाँ पर समराइज करने की कोशिश करेंगे। बेंजीन के बाद अब हम एल्काइल बेंजीन के एडिशन और सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस की एक कैटलॉग, एक फहरिस्त तैयार करेंगे और उसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट को डिस्कस किया जाएगा। एल्काइल बेंजीन्स जो एडिशन रिएक्शन देते हैं उनमें पहला एडिशन रिएक्शन हम उसकी बात कर रहे हैं और वो है हाइड्रोजिनेशन। हाइड्रोजिनेशन के अंदर सेम रिएक्टेंट जो कि बेंजीन के लिए इस्तेमाल होता है, लाइक हाइड्रोजन, सेम कंडीशन जो कि बेंजीन के लिए इस्तेमाल होती है, निकल और 200 डिग्री सेंटीग्रेड या फिर प्लैटिनम और H3O पॉजिटिव। यहां पर प्रोडक्ट बन रहा है मिथाइल साइक्लोहेक्सेन। मिथाइल साइक्लोहेक्सेन, और यहां भी चेंज इन हाइब्रिडाइजेशन वो हो रही है sp2 से sp3। आगे की तरफ चलते हुए अब हम एडिशन रिएक्शंस में हाइड्रोजिनेशन के बाद देख रहे हैं साइड चेन ऑक्सीडेशन, या फिर हम इसे जनरली ऑक्सीडेशन ही मेंशन कर लेते हैं। ऑक्सीडेशन, अच्छा, जो ऑक्सीडेशन है वो हो रही है नेसेंट ऑक्सीजन की मौजूदगी में। कंडीशन यहां पर इस्तेमाल की जाती है पोटाशियम परमैंगनेट स्ट्रॉन्ग एसिडिक कंडीशन में यूजुअली। यहां जो प्रोडक्ट बनता है टोलुइन से, स्टार्टिंग मटेरियल हमने कौन सा लिया है, टोलुइन लिया है। याद रहे एल्काइल बेंजीन हमारे सिलेबस के अंदर जो शामिल है वो सिर्फ और सिर्फ मिथाइल बेंजीन या टोलुइन है। तो उसकी ऑक्सीडेशन जब आप करवाते हैं तो बन जाता है बेंजोइक एसिड, वो बन जाता है बेंजोइक एसिड। और इस अमल के दौरान क्योंकि साइड चेन की ऑक्सीडेशन हो रही है, हाइब्रिडाइजेशन चेंज नहीं होती।
अलबत्ता कलर ऑफ KMnO4 डिस्चार्ज हो जाता है। सही जनाब। इंपॉर्टेंट पॉइंट करके लिख लेते हैं, बेंजीन डज नॉट गिव दिस रिएक्शन। बेंजीन ये रिएक्शन नहीं करती, तो इट इज ए वे टू डिफरेंशिएट बिटवीन बेंजीन एंड एल्काइल बेंजीन। एल्काइल बेंजीन ऑक्सीडेशन के जरिए KMnO4 का कलर डिस्चार्ज करती है, जबकि बेंजीन ये रिएक्शन नहीं देती। तो ये हैं जी एडिशन रिएक्शंस ऑफ एल्काइल बेंजीन। अब मैं सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन ऑफ एल्काइल बेंजीन को इन्हीं ग्राउंड्स पर डिस्कस करूंगा। तो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस ऑफ methyl बेंजीन, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस ऑफ methyl बेंजीन में सबसे पहले बात हो रही है हैलोजिनेशन की। डेफिनेटली हैलोजिन ऐड होगी, और हैलोजिन जो है, हैलोजिन सब्स्टिट्यूट होगी, बेसिकली सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है। और ये सब्स्टिट्यूशन हो रही है सनलाइट के अंदर। हैलोजिन की सब्स्टिट्यूशन टॉलुइन में हो रही है सनलाइट के अंदर। प्रोडक्ट हैं ये बेंजाइल क्लोराइड, यानी कि जो टॉलुइन है हमारा स्टार्टिंग मटेरियल, उसका एक हाइड्रोजन एक क्लोरीन से रिप्लेस हो गया। बेंजल क्लोराइड दूसरा हाइड्रोजन दूसरे क्लोरीन से रिप्लेस हो गया। बेंजो ट्राइक्लोराइड तीसरा हाइड्रोजन तीसरे क्लोरीन से रिप्लेस हो गया। पहले कंपाउंड का नाम है बेंजाइल क्लोराइड, दूसरे कंपाउंड का नाम है बेंजल क्लोराइड, तीसरे कंपाउंड का नाम है बेंजो ट्राइक्लोराइड। इस सारे प्रोसेस के अंदर देयर इज नो चेंज इन हाइब्रिडाइजेशन। जो कार्बन पहले sp3 था, ये CH3 वाला sp3 हाइब्रिडाइज्ड है, एंड तक sp3 हाइब्रिडाइज्ड है। बेंजीन के कार्बन sp2 हाइब्रिडाइज्ड हैं, वो एंड तक sp2 हाइब्रिडाइज्ड ही हैं। यहां पर और इंपॉर्टेंट बात जो है उसको लिखने की जरूरत है, उस तरफ हम चलेंगे और उसे हम MCQ के जरिए से अपनी इंफॉर्मेशन का हिस्सा बनाएंगे। ये हो गया एक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। एक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन रह गया है और वो है नाइट्रेशन। नाइट्रेशन टेक्स प्लेस इन द प्रेजेंस ऑफ नाइट्रिक एसिड। यहां पर रिएक्टेंट होता है नाइट्रिक एसिड। कंडीशन देखें जरा, कंडीशन एक तो पक्की है कि सल्फ्यूरिक एसिड होगी, और अगर सल्फ्यूरिक एसिड के साथ 30 से 40 डिग्री सेंटीग्रेड पर काम किया गया तो फिर आपका प्रोडक्ट होगा ऑर्थो नाइट्रोटोलुइन या फिर पैरा नाइट्रोटोलुइन। अगर आपने सल्फ्यूरिक एसिड के साथ 60 से 70 डिग्री सेंटीग्रेड पर काम किया तो एक ही वक्त में ऑर्थो और पैरा दोनों ही पोजीशंस पर नाइट्रो ग्रुप लग जाएगा। और अगर आप ऐसे कर लें कि सल्फ्यूरिक एसिड के साथ काफी ज्यादा रिएक्शन को गर्म कर देते हैं तो फिर यहां पर बन जाएगा 2,4,6 ट्राई नाइट्रोटोलुइन। 2,4,6 ट्राई नाइट्रोटोलुइन यहां पर बन जाएगा, और ये एक एक्सप्लोसिव मटेरियल होता है।
ये सब हो गए एल्काइल बेंजीन के रिएक्शंस, और एल्काइल बेंजीन के रिएक्शंस के हवाले से यहाँ पर हेलोजिनेशन के हवाले से एक सवाल जो है वो पूछ रहा हूं, फिर हम आगे की तरफ चलेंगे। जी, पहला सवाल ये पूछा जा रहा है कि हेलोजिनेशन ऑफ alkyl benzene is electrophilic substitution या फिर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन या फिर फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन या फिर पोलर सब्स्टिट्यूशन। यहाँ जैसा कि आप देख रहे हैं कि बेंजीन के अंदर एक एक हाइड्रोजन हटकर उसकी जगह हेलोजन लग रहा है, तो ये रिएक्शन किस टाइप का रिएक्शन है? याद रहे कि सनलाइट, जैसा कि हमने हेलोजिनेशन ऑफ एल्केन में देखा है, वो फ्री रेडिकल जनरेट करती है, और यहाँ पर भी जो एल्काइल ग्रुप है वो एल्केन वाला ही एल्काइल ग्रुप है, यहाँ भी हेलोजन से फ्री रेडिकल बनता है, और वैसा ही फ्री रेडिकल रिएक्शन होता है जैसा कि एल्केन्स के केस में था। तो याद रहे कि हेलोजिनेशन ऑफ एल्काइल बेंजीन एक फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन है। क्लियर हो गई जी बात? इसी तरीके से एक और बात मैं आपके साथ डिस्कस कर लूं यहाँ पर, कि जिस तरह हेलोजिनेशन ऑफ एल्काइल बेंजीन जो सनलाइट में होती है वो फ्री रेडिकल रिएक्शन है, इसी तरीके से बिल्कुल सेम ग्राउंड्स पर जो हेलोजिनेशन ऑफ बेंजीन है इन सनलाइट, जिसमें 1 2 3 4 5 6 हेक्साक्लोरोसाइक्लोहेक्सेन बना था, वो भी एक फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है। एक और सवाल देखते हैं और फिर आखिरी बात करेंगे ऑर्थो, पैरा एंड मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप्स। एक सवाल और देखते हैं। सवाल यह है कि ड्यूरिंग halogenation of benzene in sunlight, alpha option substitution takes place, beta option elimination occurs, Charlie option planarity is lost, delta option sp2 hybridization is retained। तो जब हेलोजिनेशन ऑफ बेंजीन इन सनलाइट होती है, जिसके बारे में मैंने आपसे ये जिक्र किया कि इस तरीके से बेंजीन है और उससे 1 2 3 4 5 6 हेक्साक्लोरोसाइक्लोहेक्सेन बन रही है, इस रिएक्शन के बारे में क्या बात सही है? क्या यहाँ सब्स्टिट्यूशन हो रही है? जी नहीं, डबल बॉन्ड से सिंगल बॉन्ड बन रहा है, यहाँ पर एडिशन हो रही है। एडिशन हो रही है, ना ही सब्स्टिट्यूशन ना ही एलिमिनेशन। एक और बात, जब डबल बॉन्ड से सिंगल बॉन्ड बन रहा है तो हाइब्रिडाइजेशन sp2 से sp3 में तब्दील हो रही होगी, sp2 हाइब्रिडाइजेशन बाकी नहीं रहेगी। और जब sp2 से sp3 हाइब्रिडाइजेशन हो रही होगी तो sp2 प्लेनर होता है, जबकि sp3 टेट्राहेड्रल होता है, और प्लेनैरिटी जो है वो लूज हो जाएगी।
इसके साथ अब हम आगे चलते हैं ओरिएंटेशन इन बेंजीन में। याद रहे कि बेंजीन के साथ जो सब्स्टिट्यूएंट लग सकता है, ये एक बेंजीन का मॉलिक्यूल बना रहा हूं मैं, और बेंजीन के साथ कोई सब्स्टिट्यूएंट फॉर एग्जांपल ए लग गया। ए जो यहां पर एक सब्स्टिट्यूएंट है, इसके पास दो रास्ते हैं। ए जो कि हमारा सब्स्टिट्यूएंट है वो हो सकता है ऑर्थो और पैरा डायरेक्टर हो, या फिर हो सकता है वो मेटा डायरेक्टर हो। ऑर्थो और पैरा डायरेक्टर हो सकता है या फिर मेटा डायरेक्टर हो सकता है। हर एक की कुछ प्रॉपर्टीज बता देता हूं। ऑर्थो और पैरा डायरेक्टर वो आमतौर पर इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप्स होते हैं। यूजुअली दे हैव लोन पेयर, या फिर उन पर नेगेटिव चार्ज होगा, या फिर वो इलेक्ट्रॉन रिच स्पीशीज होंगे जो इलेक्ट्रॉन दे सकते हैं। ऐसी स्पीशीज जो ऑर्थो पैरा डायरेक्टर होते हैं वो इलेक्ट्रॉन देने वाले होते हैं। दे डोनेट इलेक्ट्रॉन्स टू द बेंजीन रिंग, देयरबाय फैसिलिटेटिंग द अटैक एट द ऑर्थो एंड पैरा पोजीशन। तो दे डोनेट इलेक्ट्रॉन्स टू बेंजीन, दे एक्टिवेट बेंजीन, बेंजीन को वो एक्टिवेट कर देते हैं। सही हो गई थी बात। याद रहे कि तमाम ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप एक्टिवेटर होते हैं सिवाय हैलोजन के, फॉर एग्जांपल क्लोरीन, जो कि एक डी एक्टिवेटर है, यानी कि वो है तो ऑर्थो पैरा डायरेक्टर, लेकिन वो बेंजीन की रिएक्टिविटी को कम करता है। बाकी सब ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप जो हैं वो इंक्रीज करते हैं रिएक्टिविटी ऑफ बेंजीन को। एक ऑर्डर भी बता दूं, OH जो है ये बेहतर एक्टिवेटर है एल्काइल ग्रुप से बेंजीन के अंदर, और एल्काइल ग्रुप जो है वो बेहतर है क्लोरो ग्रुप से। यानी कि अगर इस तरह पूछा जाए कि क्लोरोबेंजीन और टोलुइन और फिनोल में सबसे ज्यादा रिएक्टिव कौन है, तो आप कहेंगे कि सबसे ज्यादा रिएक्टिव है फिनोल, दूसरे नंबर पर टोलुइन, तीसरे नंबर पर क्लोरोबेंजीन। सही हो गई जी बात। अब कुछ ऑर्थो और पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप उनकी बात कर लेते हैं। तो ऑर्थो और पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप 3 मैंने लिख दिए, इसके अलावा ब्रोमो, आइडो, अमाइनो और NCH3 यानी कि डाइमिथाइल फॉर्मामाइड जो नाइट्रोजन है, डाइमिथाइल अमाइन जो है, ये सब ऑर्थो पैरा डायरेक्टर हैं क्योंकि इन सब के पास यूजुअली लोन पेयर है। ये सब के सब इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग हैं। इसके मुकाबले में दूसरे वाले ग्रुप आ गए मेटा डायरेक्टर, और वो ऑर्थो पैरा डायरेक्टर के बिल्कुल ऑपोजिट हैं, यानी कि वो इलेक्ट्रॉन विदड्रॉइंग हैं, यानी कि वो लोन पेयर नहीं रखते, वो इसके मुकाबले में इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होते हैं, उन्हें इलेक्ट्रॉन्स चाहिए होते हैं। उन पर कई दफा पॉजिटिव चार्ज भी हो सकता है। वो इलेक्ट्रॉन देते नहीं हैं बेंजीन को, रादर दे विदड्रॉ इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम बेंजीन। वो बेंजीन से इलेक्ट्रॉन ले लेते हैं। वो बेंजीन को एक्टिवेट नहीं करते बल्कि बेंजीन को डीएक्टिवेट कर देते हैं। साथ ही वो बेंजीन की रिएक्टिविटी को डिक्रीज कर देते हैं। सारे मेटा डायरेक्टर बेंजीन की रिएक्टिविटी को डिक्रीज करते हैं, सिर्फ एक ऑर्थो पैरा डायरेक्टर क्लोरो लाइक जो हेलोजन है वो बेंजीन की रिएक्टिविटी को डिक्रीज करता है।
ये आपने याद रखना है। सही हो गई थी बात। और आखिर में मैं कुछ मिसालें यहाँ पर कोट कर दूँ। मेटा डायरेक्टर की NO2 सबसे ज़्यादा पावरफुल मेटा डायरेक्टर है। उसके बाद सल्फोनिक ग्रुप एक ज़बरदस्त मेटा डायरेक्टर है। उसके बाद COOH एक ज़बरदस्त मेटा डायरेक्टर है। इसी तरीके से नाइट्राइल ग्रुप जो है वो भी एक मेटा डायरेक्टर है। इसी तरीके से एल्डिहाइड ग्रुप भी मेटा डायरेक्टर है। अच्छा, यहाँ पर ये सारी बात करने के बाद अब हम 2 क्वेश्चंस देख लेते हैं और उसके साथ आज का जो हमारा लेक्चर है वो मुकम्मल होगा। 2 क्वेश्चंस हैं जी। पहला सवाल हमने पूछा द मोस्ट एक्टिवेटिंग ग्रुप इज। तो मोस्ट एक्टिवेटिंग ग्रुप में हमने ऑप्शन रखे नाइट्रो ग्रुप या हाइड्रोक्सिल ग्रुप या क्लोरो ग्रुप या सल्फोनिक ग्रुप। तो इस तरह के सवाल हम एक्सपेक्ट करते हैं कि हमें 4 ऑप्शन दिए जाएं और उसमें से एक्टिवेटर या डीएक्टिवेटर ग्रुप पूछा जाए। आप जानते हैं कि तमाम मेटा डायरेक्टर डीएक्टिवेटर हैं, तो मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप तो माइनस हो गए। अब 2 ग्रुप बचे, क्लोरो और OH। यहाँ हमने पहले से देख रखा है कि क्लोरो अकेला ऐसा ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप है जो डीएक्टिवेटर है। इस हिसाब से OH हमारा सही जवाब हो गया। एक और सवाल देखें, मेटा डायरेक्टर्स यानी कि मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप्स विदड्रॉ electrons from benzene are electron deficient या फिर make ortho para electron deficient या फिर all of these। क्या मेटा डायरेक्टर जो हैं वो इलेक्ट्रॉन बेंजीन से खींच लेते हैं? ये बात सही है। जी हाँ, हमने कहा वो बेंजीन से इलेक्ट्रॉन खींच लेते हैं। क्या वो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होते हैं? जी हाँ, कई दफा वो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीशी होते हैं। और क्या वो ऑर्थो और पैरा पर इलेक्ट्रॉन की कमी करवा देते हैं? जी हाँ, असल में जब मेटा डायरेक्टर बेंजीन से इलेक्ट्रॉन लेते हैं तो बेंजीन के ऑर्थो और पैरा पर, बेंजीन के ऑर्थो, यहाँ पे मेटा डायरेक्टर ग्रुप कोई आ गया तो वो बेंजीन के ऑर्थो और पैरा पर इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी पॉजिटिव चार्ज क्रिएट कर देते हैं। और जब वहां पॉजिटिव चार्ज आ जाता है तो इस डेफिशिएंसी की वजह से आने वाला इलेक्ट्रोफाइल ऑर्थो और पैरा की बजाय मजबूर हो जाता है मेटा पर जाने के लिए। याद रहे कि वो खुद भी इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट हैं और वो आने वाली स्पीशी के आने से पहले ऑर्थो और पैरा को भी इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट कर देते हैं। ये सारे सवाल हमने आज देखे। होपफुली आपका ये आइडिया क्लियर होगा। नेक्स्ट टाइम टेस्ट और उसकी डिस्कशन के साथ आपसे मुलाकात होगी। थैंक यू सो मच। अस्सलाम वालेकुम।